हिंदुस्तान से आई गरीब लड़की जो दुबई में एयर होस्टेज बनने आई थी। अपना सपना पूरा करने आई थी। अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। अब पराए देश में दूसरे लोगों के रहमो करम पर थी। आज दुबई में ट्रेनिंग के लिए मेरा पहला दिन था और मैं बहुत खुश और जोश में थी। बहुत इंतजार के बाद आखिर वह दिन आ गया था जब मेरे सपनों की तरफ आज मैंने अपना पहला कदम उठा लिया था। मेरे साथ 4 लड़कियां और थी और आज से हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। हमसे पहले 2 ग्रुप ट्रेनिंग पूरी करके कामयाब हो चुके थे और आज तीसरा यानी हमारा ग्रुप मैदान में उतरा था। मैं तो कब से इसी दिन के इंतजार में थी। कब वह दिन आएगा जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। हम सब लड़कियों को तैयार होने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया था। आधे घंटे में हम सब लड़कियां तैयार होकर नीचे पहुंच गई। जब हम नीचे पहुंचे तो एक गाड़ी में मैडम ने हम चारों लड़कियों को बैठने का इशारा किया। मुझे वह गाड़ी और गाड़ी वाला बहुत अजीब लगे थे, मगर मैडम की बात हम नहीं टाल सकते थे, इसलिए हम सब चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। हमारी गाड़ी एयरपोर्ट के बजाय एक अनजान रास्ते की तरफ जाते देखकर मैं चौंक उठी थी और आगे बैठी अपनी मैडम से मैंने पूछा, मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस सवाल पर वह देखकर बोली, यह तुम्हारा शहर नहीं बल्कि दुबई है। यहाँ की ट्रेनिंग के नियम अलग है, इसलिए चुप करके बैठे रहो। मैडम की डांट सुनकर मैं दूसरी लड़कियों के सामने शर्मिंदा हो गई थी। उसके बाद मैंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। सारे रास्ते में खामोश बैठी रही। गाड़ी काफ़ी देर चलती रही और फिर एक खास जगह पर आकर रुक गई। मैं चौंक गई कि हम यहाँ कहाँ आ गए। ट्रेनिंग वाली मैडम ने हम सबको गाड़ी से उतरने का इशारा किया और हम उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। इस अपार्टमेंट में ज़्यादातर अंधेरा ही था। थोड़ी देर में मैडम के 3 साथी भी वहाँ आ गए थे। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिस पर कुछ बोतलें रखी हुई थी। मैडम ने कहा, ट्रेनिंग से पहले कुछ दिन तुम लोगों को 2 हफ्तों के लिए एक टेस्ट देना होगा। मैं हैरान रह गई कि कैसा टेस्ट? सारे टेस्ट पास करने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर अब से एक और टेस्ट, वह मैडम कहने लगी। यह टेस्ट तुम लोगों की हिम्मत और बर्दाश्त चेक करने का है। मुझे पता नहीं क्यों शक करने की बहुत आदत थी। लोगों की हर छोटी बड़ी बात पर मेरी छठी द्री मुझे सिग्नल देने लग जाती थी और मेरी इस आदत पर मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ था। मैं बहुत बार बहुत सी जगह पर नुकसान से बच गई थी, लेकिन यहाँ मुझे इन सब को इग्नोर करना चाहिए थी। यह देश मेरा इंडिया नहीं था जो मैं हर किसी पर शक करती रहती और अपने दिमाग में आए उल्टे सीधे सवाल से सबको परेशान करती रहती। हम लोग खामोशी से खड़े होकर मैडम की बातें सुन रहे थे। उन्होंने वह बोतलें हम सबके आगे रखी और कहा, इसमें करेले का जूस है और अभी के अभी तुम लोगों को यह पीना होगा। क्या? मैडम की यह बात सुनकर हम चारों लड़कियों के होश उड़ गए। करेले का जूस? मुझे तो सुनते ही उल्टी आने लगी थी। मैंने आज तक करेले का जूस नहीं पिया था, लेकिन जाहिर सी बात है यह हमारा इम्तिहान था और मैं इतनी दूर अपना करियर बनाने आई थी। अब इस मामूली से टेस्ट के आगे मैं हार नहीं मान सकती थी। सब लड़कियों में सबसे पहले मैंने बोतल का ढक्कन खोला। एक बार फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा कि यह कैसा टेस्ट है। भला हम कौन सा आर्मी के टेस्ट देने आए हैं? एक एयर होस्टेस के लिए तो अप्लाई किया था, फिर इतना अजीबोगरीब टास्क हमें क्यों दिया जा रहा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लेकिन मुझे उन सब लड़कियों के चेहरे याद आ गए जो हमसे पहले वाले ग्रुप में थी और वह पास आउट हो चुकी थी। और अब मैं भी हर इम्तिहान पास करके एक अच्छी एयर होस्टेस बनना चाहती थी और ये मेरा सपना भी था और ज़रूरत भी। मैडम ने कहा था कि जल्दी ही वो सब लड़कियां ड्यूटी में ज्वाइन कर लेंगी, इसलिए मैंने खुद को तसल्ली दी और बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट उससे में से पी लिया। लेकिन अगले ही पल मैंने वह थूक दिया। यह क्या था इतना कड़वा? मैडम मुझे यूँ देखकर गुस्से में आ गई और बोली, अब अगर तुमने 1 मिनट के अंदर यह बोतल खाली नहीं की तो मैं तुम्हारी वापसी का टिकट करवा दूंगी। मैंने जूस के कड़वेपन की वजह से अपनी नाक को जोर से अपने हाथ से दबा लिया और एक ही घूंट में वह सारा जूस पी लिया और बोतल खाली कर दी। मुझे देखकर बाकी लड़कियां भी ज़बरदस्ती करते हुए वह जूस भी पी गई। वह जूस पीकर मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली रखने की बहुत कोशिश की,
मगर मेरी आंखें बंद हुए जा रही थी। पता नहीं इस कड़वे करेले के जूस में ऐसा क्या था कि मुझे लग रहा था कि ज़मीन मेरे आगे घूम रही है। मैं शायद कुछ ही देर में गिर जाती अगर मैडम ने अपने नौकरों को इशारा किया और कहा, इन लड़कियों को एक अंधेरे कमरे में छोड़ाओ। और साथ ही वह कुछ और भी कह रही थी, मगर मैं सुनने से पहले ही अपने होशो हवास खो चुकी थी। मेरा नाम नैना है और मैंने एक गरीब घर में आँख खोली थी। मेरे पास सिर्फ एक ही खूबी थी कि मैं गरीब होने के बाद भी परियों की तरह दिखती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक बार देखता वह देखता ही रह जाता था। मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। मुझसे छोटे मेरे 4 भाई बहन और थे। गरीब होने के बावजूद मेरे बाबा ने अपनी पूरी उम्र मेहनत की और हम बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और एक बाप होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की। मेरे पिता ने बड़ी संतान होने के नाते मेरे खूब नखरे उठाए और शहजादियों की तरह मेरी परवरिश की। मैंने एमए ही किया था कि एक दिन मेरे बाबा को फ्लश का अटैक हो गया और वह बिस्तर पर पड़ गए। अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली, मगर खर्चे बहुत थे और मेरी सैलरी बहुत कम थी। बाबा की दवाई और घर का राशन और बहन और भाइयों की स्कूल की फीस, मेरी तनख्वाह से यह सारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। जहाँ मैंने अपने सपने के बारे में सोचा, मेरा एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं और मैं अपने घर में अपने घर वालों को भी कहती थी कि मैं एक एयर होस्टेस बनूंगी और कोई मुझे इस काम से नहीं रोके, क्योंकि हमारे खानदान का माहौल बहुत तंग था। हमारे खानदान की लड़कियों को विदेश जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरे बाबा मुझसे कहते थे, मेरी प्यारी बेटी जो बनना चाहे वह बन सकती है। मुझे अपनी बेटी के किसी भी काम से कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे बाबा के इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अपनी दोस्त की बातें सुनकर सोचने लगी कि मुझे भी इस देश से बाहर जाना चाहिए और अपने लिए एक अच्छी जॉब तलाश करनी चाहिए, ताकि मैं वहाँ जाकर अच्छे पैसे कमा सकूँ और अपने बाबा के इलाज के लिए भेज सकूँ। फिर यहाँ मेरे बाबा का अच्छे से इलाज हो जाएगा और मेरे भाई बहन भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। इसी इरादे से मैंने सोशल मीडिया पर नौकरियों के ऐड देखना शुरू कर दिए। मैंने फेसबुक पर ऐसे पेज लाइक कर रखे थे जिसे मुझे दूसरे मुल्कों में आई हुई नौकरियां के बारे में पता चलता रहता था। मुझे नौकरी मिलना मुश्किल नहीं था, इसलिए मेरे पास ना वीज़ा था और ना ही पासपोर्ट, इसलिए मैं दिल में महसूस करके रह जाती थी। एक दिन मैं यूं ही फेसबुक पर देख रही थी कि मेरी नज़रों से एक इश्तिहार गुजरा। उस पेज पर लिखा था कि दुबई एयरलाइन में एयर होस्टेस बनने का मौका पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां अप्लाई कर सकती है और सबसे अच्छी बात इसमें यह थी कि वीज़ा और पासपोर्ट बनाना कंपनी की जिम्मेदारी थी और टिकट की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथों में थी। हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। यह इश्तिहार देखकर मैं तो बहुत खुश हुई। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे मेरे सपने तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट की वजह से ही बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इस एड में साफ साफ बता दिया गया था कि वह दुबई एयरलाइन की जिम्मेदारी है। अब मुझे अपना सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। मैंने बिना सोचे समझे अपनी उम्मीदों के सहारे अप्लाई कर दिया। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊंगी। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। एयरलाइन को अलग अलग देशों में लड़कियां चाहिए थी और हिंदुस्तान से सिर्फ 4 लड़कियां चाहिए थी और हजारों ने अप्लाई किया हुआ था और इंटरव्यू के लिए 100 लड़कियां आई थी। जब मैं इंटरव्यू के लिए उनके ऑफिस में पहुंची तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन इतनी लड़कियों को देखकर भी मेरा कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी लड़कियों में से कोई भी लड़की मुझ जैसी खूबसूरत नहीं थी सिवाय एक लड़की के। उस लड़की को मैंने गौर से देखा, वो बहुत खूबसूरत थी। वह हिंदुस्तान की लगती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कहीं बाहर से आई हो। मुझे उसे देखकर बेचैनी हुई, मगर फिर सोचा कि इनको 4 लड़कियां चाहिए और उन चारों में से एक लड़की तो मैं ज़रूर होगी। मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मेरा इंटरव्यू हुआ और बहुत अच्छा हुआ। लगभग 3 हफ्तों के बाद मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आई कि दुबई एयरलाइन ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं वहां जाकर एयर होस्टेस बन सकती थी। इस कॉल के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने माँ बाप को इस सब के बारे में बताया। वह लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरी माँ को थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि मैं अकेली विदेश में रहूँगी, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। मेरे अलावा 3 लड़कियाँ और थी और एक लड़की वही थी जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वह ज़रूर इस टेस्ट में कामयाब होगी। हम चारों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
मैं बहुत खुश थी और अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और मेरे बाबा का इलाज भी अब अच्छे से हो जाएगा और मेरे भाई बहन भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। मेरे दिल में बहुत अजीब गरीब ख्यालात आ रहे थे कि हमें यहाँ रखने का आखिर इन लोगों का क्या इरादा था। मेरे साथ आई हुई निधि भी मेरी तरह डर रही थी, लेकिन सुहानी बहुत आराम और सुकून से थी। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। वो कहने लगी कि मैं यह बिल्डिंग घूमने जा रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलोगी या नहीं। लेकिन मेरा ध्यान अभी सिर्फ इस बात पर था कि यह हमारे घर वालों ने हमारी बात कब करवाएंगे, क्योंकि यहाँ आते ही इन लोगों ने हमारे मोबाइल से ले लिए थे। हमें कहा गया था कि मोबाइल ट्रेनिंग के बाद यूज़ करना, और मुझे बस इतनी फिक्र थी कि मैं यहाँ पहुँचने की खबर अपने घर वालों को दे देती तो वह लोग भी परेशान नहीं होते, क्योंकि मेरी माँ मेरे यहाँ आने से पहले मेरे लिए बहुत चिंतित थी। लेकिन कुछ ही देर बाद हम सबकी हमारे घर वालों से बात करवा दी गई। अगले दिन भी 5 लड़कियां यहाँ आई थी। अब हम 15 लड़कियां हो चुकी थी, इसलिए अगले ही दिन हम सबको इस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ हमें पहले दिन दुबई एयरलाइन पर एक लेक्चर दिया गया। अगले दिन हमारी मैडम मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है और तुम्हें एयर होस्टेस नहीं बनना तो अपने देश वापस जा सकती हो। उन्होंने सबके सामने मुझे बहुत डांटा, फटकार लगाई। मैं बहुत बेइज्जती करवा कर चुप रही। मुझे नहीं पता था कि उन्हें हमारी आपस की गई बातें किस तरह पता चल गई थी। सुहानी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करोगी तो यह लोग तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। यहाँ इन सारी लड़कियों में कोई लड़की ऐसी जरूर है जो यहाँ की खबरें उन्हें देती है, इसलिए तुम अलर्ट रहना। मेरे दिल ही दिल में कहा, क्या पता वह लड़की तुम ही हो जो सब कुछ उन्हें बताती है। सुहानी की हरकतें मुझे बहुत अजीब लगती थी। वह सारा दिन उन लोगों के आगे पीछे घूमती रहती थी। वह हर समय उन लोगों की तारीफें करती रहती थी और उनकी हर बात मानती। यही वजह थी कि उसे तीसरे ग्रुप से निकालकर पहले ग्रुप में शामिल कर लिया गया था, जिसकी ट्रेनिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाती। मुझे एक बार फिर से उन लोगों की हरकतों पर शक होने लगा। मैं यही सोच रही थी कि आखिर इस पहले ग्रुप की लड़कियों की ट्रेनिंग हमसे छुपाकर और किसी और जगह पर क्यों हो रही है, जबकि हम लोगों की ट्रेनिंग तो साथ में होनी चाहिए थी। 2 हफ्ते बाद ही लड़कियां वापस आई तो मैंने सुहानी से पूछा, प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि ट्रेनिंग में क्या हो रहा है। वो मेरी तरफ झुककर मेरे कान में चुपके से कहने लगी, ट्रेनिंग में क्या हुआ है हमारे साथ मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम किसी और को नहीं बताना। मैंने एकदम कहा, हाँ तुम मुझे बताओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। मुझे शक हो रहा था कि आखिर वहाँ पर ऐसी किसी खास चीज़ की ट्रेनिंग करवाई जा रही है जो दूसरी लड़कियों को बताने से मना किया गया था। वह मुझे सब कुछ बताने ही वाली थी कि अचानक से मुझे उसके कपड़ों से वाइब्रेट होने की आवाज़ सुनाई दी। मैं शक की नज़रों से उसे देखा तो वह जल्दी से घबरा गई, मेरे पास से उठकर और बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने कपड़ों में मोबाइल फ़ोन छुपाया हुआ है, मगर ऐसे कैसे हो सकता था। यहाँ तो बहुत सख्ती थी और मोबाइल रखने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। हमारी मैडम बहुत ज़्यादा सख्त थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, उसके पास मोबाइल नहीं हो सकता। जिस तरह वह डर कर उठकर मेरे पास से भागी थी, दाल में ज़रूर कुछ काला ही था। मैं यही सब कुछ सोचते हुए उसके पीछे वॉशरूम तक चली गई, क्योंकि वह इसी तरफ भागी थी। फिर मैंने दरवाजे से कान लगा दिए और चुपकर सुनने लगी कि वह अंदर क्या कर रही है। जिस वॉशरूम में वह गई थी, मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। वह किसी से क्या बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और मैं एकदम पीछे हटी। वह मुझे इस तरह छुपकर उसकी जासूसी करते हुए देखकर गुस्से में आ गई और बोली, तुम मेरी जासूसी कर रही हो। मैंने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम मेरी बात मेरे माता पिता से करवा दो। मेरी बात सुनकर वह हंसी और कहने लगी, अब तुम जिसको चाहे बात बता दो, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सारा पेपर वर्क पूरा हो गया और मैं बहुत जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी। उसने मेरी बात मेरे माता पिता से करवा दी थी। शायद उसको यह मोबाइल उस गार्ड ने ही लाकर दिया होगा जिसे वह हर टाइम बातें करती रहती थी। स्वानी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और बहुत जल्दी एक एयर होस्टेस बनने वाली थी। फिर पता नहीं क्यों इस गाड़ी के पीछे पड़ी रहती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि इस गार्ड ने ही कोई चक्कर चलाकर सुहानी को अपने बस में कर लिया होगा, वरना एक इतनी खूबसूरत लड़की जो कि एयर होस्टेस बनने वाली हो, वह एक मामूली गाड़ी के पीछे क्यों पड़ती। एक रात अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने नोट किया कि सुहानी मेरे बराबर में नहीं,
है मैं हैरान हुई कि रात के इस समय वह आखिर कहाँ चली गई। मैं आंखें मलते हुए अपने बेड से उतरी और सुहानी को देखने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। जो कुछ मैंने अपने सामने देखा उसने मुझे चौंका दिया। वह दोनों बाहर से आ रहे थे। सुहानी ने बहुत ही आराम से दरवाज़ा बंद किया और उस गार्ड को गले लगाकर वापस कमरे में आने लगी। मैं जल्दी से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। रात के इस समय वह दोनों बाहर से आ रहे थे, लेकिन वह बाहर करने क्या गई थी और वह भी इस गार्ड के साथ। असल में यहाँ से हम लोगों को निकलना मना था। हम लोग जब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर लेते हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। मैं सुहानी से ट्रेनिंग के बारे में भी पूछना चाह रही थी, लेकिन अफसोस कि मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था और वह यहाँ से चली गई। हालांकि उसने कहा था कि वह मुझे सब कुछ बताएंगी। सुहानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। एक बात पर मुझे फिर से हैरत होने लगी कि सुहानी के जाते ही यहाँ का गार्ड भी बदल गया था। अब यहाँ पर कोई और गार्ड आ गया था। दूसरे ग्रुप की लड़कियाँ भी चली गई थी। अब सिर्फ हम 5 लड़कियाँ का ग्रुप रह गया था। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी कि सारी लड़कियों की एक साथ ट्रेनिंग के बजाय अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए जा रहे थे। अब इतने दिनों के बाद हमारी बारी आई थी और ट्रेनिंग के नाम पर हमें जो दवाई दी गई थी, जो करेले का कड़वा जूस हमें पिलाया गया था, उसे पीकर ऐसी बेहोशी वाली नींद आई कि अगले दिन जाकर ही मेरी आँख खुली थी। उठने के बाद कुछ देर तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर जब मुझे सब कुछ याद आया तो मैं चौंक गई। मुझे वह सब याद आ गया था जो अब तक हुआ था। मैंने उठकर खड़े होने की कोशिश की तो चक्कर खाकर गिर गई। मुझे अब शक हो रहा था कि ट्रेनिंग के नाम पर हमारे साथ यह क्या धोखा हो रहा है। अचानक मेरे कमरे से कोई आया था। मैंने देखा तो यह वही गार्ड था जो सुहानी का दीवाना था। मेरे पास आकर कहने लगा, आज के बाद तुम वह जूस मत पीना, बल्कि कुछ भी करके उसे गिरा देना। इसी ने मेरी मदद की, मुझे पानी पिलाया तो मुझे कुछ होश आया। मैंने कहा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो? वह बोला, मुझे सुहानी ने कहा था। मैंने पूछा, तुम तो हिंदुस्तानी लग रहे हो, तुम यहाँ कैसे? वह मुझे बताने ही लगा कि मैं हिंदुस्तान से दुबई नौकरी की तलाश में आया था, मगर वहाँ जाकर भी काम ना मिला। अच्छी तो क्या मुझे यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। यहाँ पर मैं अपने जिस दोस्त के पास ठहरा हुआ था वह तो बेचारा मुझसे तंग आने लगा था, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना हो गया था। मुझे कोई जॉब नहीं मिल पाई थी, इसलिए मेरे पास जो पैसे थे वह भी ख़त्म हो चुके थे। मेरे सब पेपर्स वगैरह पूरे थे और मैं यहाँ कानूनी तरीके से आया था। मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहता था, मगर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मैं अपने और अपने घर वालों के अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ आ गया था। हाथ लिए सड़क पर धूल छान रहा था। अभी मैं सड़क पर ही चल रहा था कि अचानक एक तरफ से एक आदमी भागता हुआ मेरे सामने से गुजरा। उसके पीछे एक लड़की भागती हुई आ रही थी जो उसे चोर चोर कह रही थी। मैं लड़की की आवाज़ सुनकर समझ गया कि जरूर वह आदमी इस लड़की का कोई सामान लेकर भाग रहा होगा। मैंने फौरन उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में मैंने उस आदमी को पकड़ लिया। तब तक वह लड़की हम तक पहुंच चुकी थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और इस समय पुलिस को कॉल करके बुलवाया और इस आदमी को उसके हवाले कर दिया। यह सब कुछ करने के बाद उसने दोबारा से मेरा शुक्रिया अदा किया। वह लड़की सुहानी थी। फिर उस दिन के बाद मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सुहानी के लिए काम करने लग गया। अब मैं तुम्हें यहाँ सुहानी की सच्चाई ही बताने आया हूँ। उससे पहले वह मुझे कुछ बताता, अचानक बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ गए थे। इसी वजह से उस कमरे से उसे भागना पड़ा। उसके जाने के बाद मैं उलझ गई कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे शक होने लगा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। 4 दिन बाद हमें एक गाड़ी में बैठा कर फिर से एक अनजान मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं अपने साथ वाली लड़कियों को हिला झुला कर देखा तो मुझे पता चला कि करेले के जूस पीने की वजह से वह अभी तक बेहोश थी। मैंने उनके मुंह पर पानी डाला। उन्हें कुछ होश आया तो मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग होश में ही रहो, लेकिन 2 मिनट बाद वह फिर से नशे की हालत में हो जाती थी। हाँ, शायद उस जूस में उन्होंने कुछ नशे की दवाई मिलाई हुई थी। अब मैं अकेली इस सूरत में क्या करती? इस कंडीशन में अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होता तो मैं एक लड़की होने के नाते कहाँ तक बच सकती थी। गाड़ी की स्पीड एकदम ही बहुत तेज हो गई और मेरे तो होश उड़ने लगे। जो शक मुझे शुरू में इन लोगों पर हो रहा था अब वह सच साबित हो रहा था। गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत महल के सामने आकर रुक गई थी। मैंने भी जल्दी से इन लड़कियों की तरह बेहोश होने का नाटक किया।
हमें 3-4 आदमियों ने बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और मैडम के सामने ही हमको घसीटते हुए अंदर ले जाने लगे। अंदर गए तो देखा कि 3-4 अंग्रेज वहाँ बैठे हुए सिगरेट और शराब पी रहे थे। हम सब लड़कियों को उनके पास में पड़े हुए सोफे पर लेटा दिया गया। वह मैडम इन अंग्रेज आदमी से बात करने लगी। उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैडम हम 5 लड़कियों को उन अंग्रेज़ों के हवाले करने आई थी। वह कहने लगी, मैंने इनको रोज़ बेहोशी वाली दवा पिलाई है, अभी भी ये लड़कियां होश में नहीं है, वैसे ही है जैसी हालत में आपने कहा था। वह अंग्रेज़ आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। थोड़ी देर बाद जब मैडम की और उस अंग्रेज़ आदमी की डील पूरी हो गई और वह उसको पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस देने लगा, तो इस समय मेरे दिमाग ने काम किया, क्योंकि हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा था। मैंने अपने पास खड़े हुए गार्ड की पैंट से पिस्तौल निकाली और इन सब की तरफ तान दी। एकदम वहाँ खड़े सारे गार्ड ने अपनी पिस्तौलों का रुख हमारे तरफ कर लिया। मैंने उस औरत को निशाना बनाते हुए कहा, जो हमारी मैडम थी, हमारे पासपोर्ट कहाँ है? क्योंकि हमारे पासपोर्ट एयरपोर्ट से उतरते ही हम सबसे ले लिए गए थे। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी कि अचानक से उस अंग्रेज आदमी ने चालाकी दिखाई और भागकर मेरे हाथ से पिस्तौल छीन ली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी पिस्तौल उसके हाथ ना लगने दूँ, लेकिन मैं लड़की थी और वह एक आदमी था। उसने अपनी जान दिखाकर मुझसे पिस्तौल छीन ली। बारी फिर से एक बार उनके हाथ में हो चुकी थी। मैंने मैडम से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमें हमारे देश वापस जाने दो, तो हम किसी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। उस औरत ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, इतनी लंबी प्लानिंग करके और इतना पैसा खर्च करके मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं लाई कि वापस तुम्हें तुम्हारे देश भेज दूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ इस अंग्रेज के पास छोड़कर जा रही हूँ। यह तुम पाँचों को हमेशा यहीं रखेंगे और तुम लोग हमेशा यहाँ इस महल में कैदी बनकर रहूंगी। अब तुम लोग अपने देश, अपने माता पिता के पास जाने का ख्याल छोड़ दो। तुम लोग तो अब हमेशा यहीं रहूंगी। मैं बुरी तरह चकरा कर रह गई थी। यह मेरे लालच की सज़ा थी। मैं बगैर सच्चाई जाने यहाँ आ गई थी, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं और लड़कियाँ भी तो यहाँ आई थी। तो क्या सब के साथ धोखा हुआ था? वह कहने लगी, हाँ, पहले वाली लड़कियों को तो हम उनके ठिकाने पर पहुँचा चुके हैं। अब सिर्फ तुम 5 लड़कियों का ग्रुप रह गया था। हमने तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाया ताकि तुम्हारा सौदा कर सके, और तुम सब बेवकूफ़ लड़कियाँ नौकरी के लालच में आकर, बिना सच्चाई जाने हमारी बातों में आकर यहाँ आ गई। आज मैंने तुम लोगों को भी इस अंग्रेज के हवाले कर दिया है। अब मैं चलती हूँ, तुम लोग यहीं रहो हमेशा के लिए। और नोटों से भरा बैग उठाकर जाने ही लगी थी कि अचानक सामने से आवाज़ आई, इतनी जल्दी भी क्या है मैडम? देखा तो है, मैं हैरान रह गई। सामने सुहानी खड़ी थी, लेकिन उसके साथ बहुत सारे आदमी थे और इन सब आदमियों के हाथ में गन थी। वह मैडम सुहानी को देखकर हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, तुमको तो मैंने बेच दिया था ना, तुम यहाँ कैसे आए? तुम उस आदमी के कैसे कैसे निकल आई? तुम्हारा तो वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था, फिर तुम यहाँ कैसे? सुहानी कहने लगी, मुझसे मिलो, मैं हूँ सुहानी, फ्रॉम दुबई पुलिस फोर्स। बहुत टाइम से हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि बहुत से गिरोह है जो दूसरे देशों से लड़कियां लाते हैं, उन्हें नौकरी का लालच देकर यहाँ दुबई लाते हैं और फिर बेहोशी वाली दवाई खिलाकर उनको कमज़ोर कर देते हैं ताकि वह अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सके। और उनके पासपोर्ट और मोबाइल भी ले लिए जाते हैं ताकि वह किसी को कांटेक्ट नहीं कर सके और ना ही यहाँ से वापस जा सके। इसलिए इस खतरनाक गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस घटिया काम में कौन कौन मिला हुआ है। बस फिर मैं एक हिंदुस्तानी लड़की बनकर तुम लोगों के अंदर घुसती और सारी जानकारी तुमसे निकाल कर अपने साथियों को देती रही। तुमने पिछले 2 ग्रुप जो लड़कियों को बेचे थे, उन्हें हम आज़ाद करवा चुके हैं। अब वह लड़कियां सही सलामत अपने माँ बाप के साथ अपने घर पर है। आज बस इस अंग्रेज और तुमको रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए मैं इतने दिनों से चुपचाप तुम लोगों का तमाशा देख रही थी। उसने अपने साथियों को तुम में आगे बढ़ने और इन दोनों को गिरफ्तार करने का इशारा किया। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था कि वह रंगे हाथों पकड़ी गई है और उससे जेल होने वाली है। अब वो अपनी जीती हुई बाजी हार गई है। मैंने सुहानी का शुक्रिया अदा किया। सुहानी कहने लगी, गरीब लड़कियां लालच में आकर ऐसे फ्रॉड का शिकार होती है और फिर यही सारी जिंदगी के लिए कैद होकर रह जाती है। तुम जैसी लड़कियों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले छानबीन कर लेना चाहिए, फिर किसी पर भरोसा करना चाहिए। मैंने सुहानी से कहा कि तुम ठीक कह रही हो। आज के बाद मैं जल्दबाजी में और लालच में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। कुछ
ही दिनों के बाद दुबई पुलिस ने हमें वापस अपने देश, अपने माता पिता के पास भिजवा दिया। यह मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। मेरी ज़िंदगी और मेरी इज्जत बाल बाल बची थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।